हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कविता। और गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक क्रिएट एचयूएफ एंड सेव टेक्स्ट। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एचयूएफ बनाएं टेक्स्ट बचाएं। अब गाइस, आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एचयूएफ बना करके हम लोग टेक्स्ट को बचा सकते हैं। एचयूएफ बनाने के क्या क्या फायदे हैं, किस लिमिट तक हम लोग टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस चीज को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हवा में बात कर रही हूँ कि एचयूएफ बनाने से आपका टेक्स्ट बच जाएगा। विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोग पूरी कैलकुलेशन के साथ आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से एचयूएफ बनाने से आपका टेक्स्ट बचेगा और कितना बचेगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एचयूएफ है क्या और कौन कौन से जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो एचयूएफ का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एचयूएफ का मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है एचयूएफ का, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन से जो मेंबर्स हैं वो हमारी एचयूएफ का पार्ट बनेंगे, तो कौन कौन से मेंबर्स बनेंगे। एंड एचयूएफ इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन। इसमें वो सभी पर्सन आएंगे हु आर लीनियली डिसेंडेंट, जो कि लीनियली क्या है, डिसेंडेंट के। और वो डिसेंडेंट किसके होने चाहिए, कॉमन एंसेस्टर के। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि लीनियली डिसेंडेंट कौन है। डिसेंडेंट मतलब कि अगली पीढ़ी। ठीक है जी, डिसेंडेंट कौन होता है, जो अगली पीढ़ी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है किसकी, कॉमन एंसेस्टर की। ठीक है जी, ये सब मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, एचयूएफ बन जाएगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलूं, फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, इन हस्बैंड वाइफ के 3 बच्चे हुए। एक बेटा हुआ S1, एक बेटा हुआ कौन, S2, और एक इनकी डॉटर हुई D3। ठीक है जी, ये 3 इनके बच्चे हुए। इनकी मैरिज हो गई तीनों की। शादी के बाद S1 का एक बेटा हुआ S11, एक डॉटर हुई कौन, D11, इसको मैंने नाम दिया। इसके 2 बेटे हुए S21 और एक S22। D3 का एक बेटा हुआ S31 और एक इसकी डॉटर हुई D32। ठीक है जी, ये इनके आगे फर्दर बच्चे हुए। और अगर मैं इसी सेम एग्जांपल के अंदर बात करूं कि कौन एंसेस्टर है और कौन डिसेंडेंट है, तो यहाँ पे एंसेस्टर कौन है हमारे पास, ये हस्बैंड वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ क्या है, इन सभी के पूर्वज है। ये जो नीचे मैंने लोग आपको दिखाए, नीचे जो इनके बच्चे दिखाए, इन सब के पूर्वज कौन है, एंसेस्टर कौन है, हस्बैंड और वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ क्या है, इन सभी के कॉमन एंसेस्टर है। क्लियर। तो अगर ये हस्बैंड वाइफ चाहे तो जो ये एचयूएफ बनाएंगे इसका मेंबर कौन कौन बनेगा, इनके ये बच्चे इनके मेंबर होंगे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। जो इनके तीनों बच्चे हैं, जब हम इन तीनों बच्चों की बात करें तो इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा, एचयूएफ इंक्लूड्स देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। यानी जो अनमैरिड डॉटर होती है वो एचयूएफ का पार्ट होती है, लेकिन मैरिड डॉटर इसका पार्ट नहीं होती। और जो वाइफ होंगी सन्स की, वो इसका पार्ट बन जाएंगी। यानी जो S1 की वाइफ होगी W1, वो इस एचयूएफ का पार्ट होगी। S2 की वाइफ जो होगी W2, वो इस एचयूएफ का पार्ट होगी। D3 मैरिड डॉटर है, वो इसका पार्ट नहीं होगी। और D3 पार्ट नहीं है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी इसका पार्ट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये सेक्शन जो है हमारी एचयूएफ से बिल्कुल कट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनके जो और 2 बेटे हो गए और उनकी जो बहुएं हो गई, जो उनकी वाइफ हो गई, वो इसका पार्ट बनेंगी। और फर्दर जो इनके आगे बच्चे हो गए, ये भी इसका पार्ट बनेंगे। अब सवाल ये आता है कि मैम आपने इस D3 को नहीं लिया, जो इनकी डॉटर थी हस्बैंड वाइफ की, उसको आपने एचयूएफ में नहीं लिया, तो क्या ये D11 एचयूएफ का पार्ट होगी। जी हाँ, ये एचयूएफ का पार्ट होगी, लेकिन तब तक जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। ठीक है जी, जब तक D11 शादी नहीं करेगी तब तक वो इस एचयूएफ का पार्ट है। शादी के बाद ये अपने हस्बैंड के एचयूएफ का पार्ट बन जाएगी। अब अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ चाहे तो अपने इन सभी कॉमन एंसेस्टर्स को मिलाकर के क्या बना सकते हैं, एचयूएफ। और अगर S1 चाहे तो S1 अलग से भी अपनी एचयूएफ को क्रिएट कर सकता है। S1 अलग से भी अपनी एचयूएफ को क्रिएट कर सकता है। यहाँ ये S1 क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर। S1 W1 प्लस इनके बच्चे मिलाकर के ये भी एचयूएफ बना सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि दादा दादी से ही चले, 2 हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ये मिलाकर के भी एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी। और ये जो S2 है, S2 भी अगर अलग से चाहे तो अपनी एक एचयूएफ क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स का होना जरूरी होता है। आगे अगर हम बात करें
जैन और सिक्स फैमिलीज के बारे में। जैन और सिक्स फैमिलीज भी मिलकर एचयूएफ बना सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के लिए आपको हिंदू लॉ जो है हिंदूज के ऊपर ही चलेगा, नहीं। जो जैन फैमिलीज हैं और जो सिख फैमिलीज हैं इनके ऊपर भी हिंदू लॉ वही गवर्न होता है जो कि हिंदू फैमिलीज पे। तो ये लोग भी एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट कैन एचयूएफ फाइल इट्स आईटीआर? क्या एचयूएफ अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है? जी हाँ, एचयूएफ अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है। तब आप कहेंगे मैम कहीं लिखा हुआ है, किसी सेक्शन में दिया हुआ है? तो जी हाँ, सेक्शन में दिया हुआ है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको साफ साफ ये लिखा गया है उसके अंदर की जो पर्सन है वो एचयूएफ जो है एक पर्सन की कैटेगरी में आता है। एचयूएफ को स्पेसिफिकली एक पर्सन बोला गया है, लाइक अ फर्म, लाइक एन इंडिविजुअल, लाइक अ एओपी बीओआई। ठीक है जी, तो इसे एक पर्सन का दर्जा दिया गया है एचयूएफ को, किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में। और जब इसे एक पर्सन का दर्जा दे ही दिया गया है तो ये अपनी असेसमेंट भी प्रॉपर करवा सकता है इनकम टैक्स के एक्ट के तहत। नाउ क्या एचयूएफ क्रिएट करने के हमें कोई अलग से बेनिफिट मिलेंगे? जी हाँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमें अपनी एग्जम्पशन लिमिट मिलती है कितने की? मिनिमम 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट जो है एक इंडिविजुअल को भी दी गई है। तो इसी तरीके से एचयूएफ को भी 2.5 लाख की जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, यानी कि जितना आप अपनी इनकम का पार्ट एचयूएफ के ऊपर ट्रांसफर करेंगे उस पार्ट में से 2.5 लाख रुपीज क्या होंगे हमारे पास? एग्जम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं 80C से 80U की जो डिडक्शन है कितनी है? 1,50,000 रुपीज ये डिडक्शन भी आपको इसमें मिल जाएगी। टोटल इनकम जो है आपकी लोअर हो जाएगी और टैक्स रेट जो है वो लोअर रेट का जो टैक्स है वो अट्रैक्ट होगा। जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम स्लैब रेट हमारा कितना है? 30%। 10 लाख के ऊपर अगर हमारी इनकम हो जाती है तो स्लैब रेट कितना हो जाता है हमारा? 30% हो जाता है। तो कई बार क्या होता है एचयूएफ के ऊपर अगर हम उस इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारी इनकम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और दो हिस्सों में उस इनकम के डिवाइड होने के बाद हमें 30% का स्लैब रेट ना रख के 20% या 10% का स्लैब रेट लग जाता है। इस वजह से हमारी इनकम जो है दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद लोअर टैक्स रेट को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, अब इस चीज को मैं विद एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे वेरियस सोर्सेज लिए हैं इनकम के। यहाँ जो इनकम है वो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एचयूएफ है। ठीक है जी, एचयूएफ को बनाने से पहले की जो इनकम है मिस्टर राम की वो मैंने ली है। यहाँ मैंने क्या किया सेम इनकम ली मिस्टर राम की विच इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एचयूएफ, यानी एचयूएफ के बनने के बाद। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस एग्जांपल में। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सैलरी आई, ठीक है, सैलरी कितनी थी? 20 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना था? 7,50,000। अब हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगी कितनी? 2,25,000। आपको अगर पता हो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, यानी कि अगर 10,000 का आपको रेंट मिला है तो 30% इसका इसका कितना? 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 3,000। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने उसी बेस पे कैलकुलेट की है। इनकम कितनी आई हाउस प्रॉपर्टी से? फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए माइनस बी करके ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। सॉरी, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाएगी? ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम प्लस ये सैलरी की इनकम, तो ये सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी मिला करके इतने की इनकम आ गई। ये 80C से 80U की हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, सॉरी चैप्टर 6 की डिडक्शन ले ली, और ये नेट टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास कैलकुलेट करके, और ये हमारे पास क्या आ गया? टैक्स पेएबल आ गया इसका। अब अगर बात की जाए एचयूएफ बनने के बाद, एचयूएफ बनने के बाद 20 लाख तो इनकम आई सैलरी की, और ये जो 20 लाख इनकम है ये मैंने टैक्सेशन करवा ली, ये हमारा टैक्स बन गया 80C की डिडक्शन लेने के बाद। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने डिवाइड किया जब इनकम का, तो एचयूएफ का जो रेंट था वो मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एचयूएफ के पास। जो ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एचयूएफ के पास। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एचयूएफ को भी मिलेगी। ये इनकम आ गई। ये इनकम आने के बाद मैंने 80C की डिडक्शन भी यहाँ क्लेम की, नेट टैक्सेबल इनकम इतनी हुई, और टैक्स पेएबल कितना बन गया? 7725। ये हमारे पास क्या हो गया? टैक्स निकल करके आ गया। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो एचयूएफ क्रिएट करने से पहले हमारा टैक्स कितना था? इतना। एचयूएफ क्रिएट करने के बाद टैक्स कितना हुआ? इतना।
ये जो राम का टैक्स था सैलरी से, राम का टैक्स जो सैलरी पे बना था, और ये किस पे बना था, हाउस प्रॉपर्टी पे। टोटल ये आया आपके पास। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1,54,500 रुपीज। जी हाँ, 1,54,000। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 से 6 हजार का खर्चा किया, 5 से 6 हजार का खर्चा किया, एक एचयूएफ बनाई। ठीक है, एचयूएफ बनानी कैसे है उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक एचयूएफ बनाई, और सिर्फ इस एचयूएफ को क्रिएट करने से आपका टैक्स कितना बच गया, 1,54,500 रुपए। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एचयूएफ हम बना तो रहे हैं, लेकिन मैम कौन कौन सी इनकम जो है वो हम एचयूएफ में ट्रांसफर करें, ऐसी कौन सी इनकम है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कभी भी सैलरी की इनकम तो एटलीस्ट एचयूएफ में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सैलरी की इनकम कभी भी एचयूएफ में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आपने सैलरी की इनकम एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी, दैट मीन्स आप बहुत बड़े पचेड़े में फंस सकते हो, क्योंकि एचयूएफ कभी सैलरी नहीं कमा सकता। ठीक है, तो आपने एचयूएफ के नाम क्या ट्रांसफर करना है, रेंटल इनकम ट्रांसफर करनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्रीकल्चरल इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर कोई आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट आपने किया है और उससे कोई इनकम आती है, तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कोई इनकम आती है, तो अगर इनमें से कोई भी इनकम आपकी आती है तो आप इसे कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इससे क्या हो जाएगा, बायफर्केशन ऑफ इनकम हो जाएगा, यानी आप खुद की भी रिटर्न फाइल कीजिए, सेल्फ रिटर्न फाइल कीजिए, प्लस में एचयूएफ की रिटर्न फाइल कीजिए। इससे आपकी इनकम बायफर्केट हो जाएगी और उससे टैक्स रेट भी आपके ऊपर लोअर पड़ेगा। और टैक्स रेट तो लोअर पड़ेगा ही, आपका टैक्स इतना ज्यादा कम आएगा कि आपको मतलब ये एचयूएफ का खर्चा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लगने लगा, कि इन्वेस्टमेंट छोटी की है लेकिन इनकम रिटर्न बहुत बड़ी आई है। ठीक है जी। तो गाइज मैंने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर समझा पाऊं कि एचयूएफ से आप किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। होप सो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, मैं एक अलग वीडियो भी बनाने जा रही हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि एचयूएफ आपको किस तरीके से क्रिएट करनी है। क्लियर गाइज। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।